यहाँ पे कोशिश करेंगे बन से। चलिए अब सब लोग आ गए हैं। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्रिकल हम हमारा लास्ट एक ये था। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने देखा था कि कोई प्लेन में सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेन डिवाइड कर देते हैं, प्लेन डिवाइड कर देते हैं अपन, है ना, एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स में, तब पीओएस होता है। कल हमने देखे थे। फिर उसके बाद सेंटर सीओएस भी होता है। तो ये सबसे इजी था क्योंकि एक सेंटर रहता है, सेंटर से सपोज ये सेंटर है, सेंटर से अपोजिट साइड को जाते हैं तो सेम चीज, जैसे यहाँ एक्स मिल गया, यहाँ भी एक्स, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू। तो ये तब अपन बोलेंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर से इधर गए, इधर गए, सेंटर से इधर गए, सेंटर से इधर गए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अपन तब बोलते थे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। लेकिन एक जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो, उसमें अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस, तो इसमें अपन बोलते हैं कि सी एन एओएस, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कौन सा, सी एन, पर एन इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसको अलग वे से बताता हूं। तो हमने बोला कि अगर 360 बाय एन करते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा समझ लेते हैं आज तक, फिर उसके बाद आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग ध्यान देना, हमने बोला कि 360 बाय एन अगर करते हैं और 360 बाय एन करने के बाद अगर हमको वो जो स्ट्रक्चर था वो वैसा का वैसा मिल जाता है, मतलब क्या, जरा एक सिंपल सा एग्जांपल। ठीक, सपोज मैंने इसको बोला, चलो ये वाला कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको भी 2 हाइड्रोजन है, एंड इसको भी 2 हाइड्रोजन। ओके, अब मैंने इसको रोटेट करना चाहा, रोटेट करना चाहे, एक्सिस तो समझता है सबको, जैसे कोई एक एक्सिस होगा इसका। अब मैंने सपोज मान लिया कि सपोज इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं सपोज 2 दे देता हूं, इसको मैं 3 नंबर दे देता हूं। ठीक है, एक्सिस मतलब अभी इसको समझने के लिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझने के लिए सिंपल सी बात है, हम कहाँ बैठते हैं, हम बैठते हैं ड्राइविंग की सीट पे। ड्राइविंग ड्राइविंग सीट पे सभी लोग बैठेंगे, सब लोग ड्राइवर की सीट पे बैठ गए क्या, बताइए मुझे। सब लोग बैठ गए, सर बैठ गए, तो घुमाइए स्टीयरिंग को, घुमाया सबने, तो ये बस जैसा मत चलाओ, सबने घुमाया क्या बताओ, घुमा लिया, यस वेरी गुड, ट्रक ट्रक तो बेटा देखो, ये मैं अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यहाँ से मतलब इधर से इसको मैं कुछ कीला ऐसा गाड़ दूं, कीला, और वो ऐसा घूम रहा है पूरा, ये कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसा अपनी तरफ से ऐसा ऐसा ट्रैक्टर चला रहे हैं। हाँ, चलिए जोक सब पार्ट चलता है इतना। फिर आप यहाँ पे ये बोलिए कि आप सपोज तो आप सपोज क्या करें, एक ऐसे ही, जैसे पेन ले हो, पेन में एक कागज ऐसा घुसा दो, ठीक है, पेन लो, पेन में कागज घुसा, तो वो कागज को आप क्या कर रहे हो, ऐसे रोटेट गोल गोल घुमा सकते हो ना, ये तो नहीं रोटेट होगा,
जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, रिवॉल्व होती है। तो वैसी इस कोई एक एक्सिस पे इसको क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ, ये आपका सेंटर हो गया सपोज, इसको आप कितने डिग्री से घुमा रहे हो, सपोज आपने ये कितना हो जाएगा, 3 उसमें तो 120 हो गया ना, कितने डिग्री, मतलब आप अगर इसको ऐसा घुमा रही हो तो सपोज ऐसा आ गया, एकदम सिंपल सी बात, मतलब ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, 120 से घुमा रहे हो, ये एंगल कितना है 120, इसको घुमा के तुमने 2 को नीचे ला लिया, 3 कहाँ जाएगा फिर बेटा, यहाँ पे आएगा, और 1 कहाँ जाएगा, 1। तो फिर बोलो ये और ये दोनों सेम है क्या, ना सर, ऐसा नहीं है। फिर घुमाते हैं अपन, घुमाओ घुमाओ, अरे घुमाओ बाबा घुमाओ, तो क्या होगा, ये 3 ऊपर जाएगा, घुमाया क्या, 3 कहाँ गया, ऊपर गया, 1 कहाँ गया इधर, 2 कहाँ गया इधर, सेम है क्या भाई, नहीं, घुमाओ, फिर 2 3 1, मतलब ये था कि भाई तुमने ऐसा देखो, एक बार घुमाया तो ऐसा, फिर और एक बार, अब ये कितने से घुमाया तुमने, 120 से, मतलब एक बार 120 से घुमाया तुमने, देखो एक बार 120 से घुमाया तो ऐसा, फिर से एक बार और 120 से घुमाया ऐसा, फिर और एक बार 120 से घुमाया ऐसा, अब ये दोनों एक जैसा, तो मतलब अपना एंगल जो है वो कितने का ठहर रहा है यहाँ पे, 360 डिवाइडेड बाई 120, तो 3, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3, मतलब कि इसमें हमने जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई है सी एन, मतलब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई है। इसका दूसरा मतलब यह है कि 3 बार 120 से रोटेट करने के बाद, मतलब एक्चुअली हमने क्या किया, 360 डिग्री घुमाया, 360 डिग्री घुमाने के बाद हम वहीं पे पहुंचे जहां से हमने चालू किया था, या इसको और दूसरे वे से बोल रहे हैं कि दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड इट इज आल्सो नोन एज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब 3 बार घुमाने के बाद आपको वैसा का वैसा स्ट्रक्चर मिल गया, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो रही है। तो वैसे ही हम कल से लगे पड़े हैं कि जितनी बार आप घुमा रहे हो, आप क्या कर लो, देख लो कि सिमेट्री आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए ये सबसे कारगर चीज है 360 बाय n। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया है तो आप सीधा सीधा एंगल भी आप ड्रॉ कर लो सेंटर से, तो 120, तो आपको इतने सारे एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 120 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, मतलब 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके बाद, तब जाके फिर सिमेट्री आएगी। सर ये तो कुछ समझा नहीं। अब दूसरा हम एक और समझ लेते हैं, टेंशन काय को, सपोज ऐसा तुमको दिया, अच्छा ऐसा दे दिया और ऐसा कुछ दे दिया, सपोज यहाँ पे Cl लिख दिया, यहाँ दिया। अब मेरे को बताओ कब एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी भैया, कब एक्सिस, 4 बार घुमाने पे। अब उसके लिए एक सेंटर में ये निकाल लो अनुज, ये ऐसा 4 बार घुमाने के बाद, वेरी गुड फैंटास्टिक, C4 4 बार घुमाने के बाद, मतलब है ना, घुमाने के बाद ये तो समझ गया कि ये 4 बार घुमाने के बाद सेम है, तो इसमें AOS होगा कि नहीं, ये सबसे मेन चीज है,
AOS है कि नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो अगर कुछ नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो ये एंगल बना लो, तो ये चार एंगल कितने के बनेंगे बेटा? 90 90 90। तो पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 360/90 मतलब 4। हाँ, तो अब ये कुछ नहीं तो सबको समझ गया। एक बार रोटेट करने के बाद ये 90 से रोटेट करो, तो इधर आ गया CL ये, फिर ये और 90 से, और 90 से, और 90 से, तो अपने को वो सेम स्ट्रक्चर मिल गया। अरे आप बात समझ गए? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इज दिस क्लियर? मतलब कुछ है नहीं उसमें, आपको सिर्फ ये, इसमें थोड़ा सा ये चीजें पूछ सकते हैं कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जितना एंगल है उससे डिवाइड कर दो, मेन चीज, सबसे बढ़िया चीज है, जितना एंगल है उससे डिवाइड कर दो, काम खत्म हो जाता है। इसलिए सी एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें दो ही चीज याद रखना कि यार एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, एंड दूसरा कौन सा टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो चीज बता सकते हो, है क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो, बहुत सारे बोल रहे हैं हाँ। कभी कभी चीजें जो कल हमने किया था वो भी करते, ये भी होता। जैसे देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से 180 से रोटेट कर दिया, 180 से रोटेट कर दिया, तो भी तो होता है देख। इसको क्या कर दिया, 180 से, तो वैसे ही आएगा ना एग्जैक्टली। 180 मतलब 360/180 मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया। कुछ भी करो सेम ही होगा। यस, C2। अगर आप अपना वो वाला करते, ये वाला बेटा, ये, तो क्या था, C3 आता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये C3 क्या चल रहा है, ये C4 क्या चल रहा है। इज दिस क्लियर? टेंशन तो नहीं है ना, क्योंकि ये लेसन में टेंशन की अभी तक कुछ भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आगे फिर टेंशन ही टेंशन है। समझना तुमको जरूरी रहेगा टॉपिक को, नहीं तो फिर टॉपिक फिर कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। इतना ये क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं। बोलिए, सबको क्लियर है सबको? चलिए, तो और फिर अपन एक बार, अभी ये थ्योरी पार्ट चल रहा है, तो जब अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे वहां पे और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। सिर्फ उसका जो मेन, ये अपन जो पढ़ रहे हैं कि होता क्या है यार, होता क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये चीज तो सीख रहे हैं अपन। जैसे ये हाथ है, इसको पलट दिया, ऐसे पलट दिया, ये ऐसा है, ऐसा कर दिया, तो वैसी ही है, ये ऐसा था, इसको ऐसा कर दिया, मीन्स इसको हमने 180 से ऐसा कर दिया, तो ये सामने वाला साइड है अभी, ये सामने वाला साइड यहाँ है, अभी पीछे चला गया, ये साइड कहाँ चला गया है, ये सामने वाला साइड पीछे चला गया। बट ये और ये कॉर्नर जहां थे वही होंगे ना, सिर्फ बदला कौन सा है, ये बदले हैं, ये इधर आए, ये इधर आए, लेकिन ये तो दोनों सेम है। तो पूरा सेम ही स्ट्रक्चर हो रहा है उधर। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। अभी
तो ये 3 सिमेट्री है। इसमें से याद रखना है आपको मेन चीज कि अगर किसी स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल में प्लेन और सेंटर, कोई भी प्लेन या सेंटर की सिमेट्री हो, POS और COS, अगर कोई भी इस टाइप की सिमेट्री हो तो हम बोलेंगे कि वो कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। बात समझ में आ रहा है? अगर दूसरा वैसे थोड़ा अलग, अगर ये दोनों एब्सेंट है, मतलब यार POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, तब तब कायरल कार्बन मिलेगा आपको, एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी। तो लास्ट में कल मैंने ये चीज आपको दिखाई थी। तो नाउ व्हाट इज कायरल कार्बन, हेडिंग डालेंगे कायरल कार्बन। तो जरा ध्यान दीजिए, एक कार्बन जिसको अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, बात कर चुके अपन। एक कार्बन जिसको अलग अलग ग्रुप अटैच्ड, सपोज मैं इस बार थोड़ा अलग वे से इसको बना रहा हूं। इसको एक कोई एक ग्रुप में यहाँ पे लगाता हूं ताकि वो कौन से साइड में चला जाएगा, गैस में मैं इसको, या वेज में ले लेते चलो। इसको मैंने ब्लैक कर दिया एकदम से, मतलब इसको बोलते हैं वेज। ठीक, तो कल भी आया था, वेज और नॉन वेज की बात नहीं है भाई इधर, यार तू ऐसे मत कर। वेज और नॉन वेज नहीं, इट इज वेज एंड डैश। तो यार ये मैंने ले लिया, सपोज कुछ भी हमने यहाँ पे ले लिया, ये Br ले लिया और ये बेटा Cl ले लिया, ठीक है, क्लोरीन। और 2 हाइड्रोजन मेरे पास बाकी है, तो उसको मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक, ये हाइड्रोजन अलग चाहिए अपने को, तो CH3 ले लेते अपन। ठीक, क्या ले लिए, CH3 ले लिए। तो दिस कार्बन which have different group attached to it is known as chiral carbon, and obviously this carbon is sp3। यार sp3 कैसे पहचानेंगे सर? बेटा हमने पहले ही बात की थी, जैसे ये कार्बन है, इसको 4 बॉन्ड है, ये सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा जब भी आए तो 4 एक S और 3 P, मतलब वो sp3 होगा। बराबर, लिखा के भी दिया है, लिखे भी है, और सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं इसके पूरे। तो sp3 कार्बन है। चलिए अभी मतलब ये sp3 बोलना चाह रहा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड है बस। तो वो भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये sp3 कार्बन है, मतलब इसको अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए कायरल कार्बन है। क्यों कायरल है? डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन। तो यार अगर if there is chiral carbon, the compound will be 100% ऑप्टिकली एक्टिव। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, अगर कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड 100%
ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कोई वहां पे दबी आवाज में बोल रहा है कि सर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? बेटा वो कंपाउंड जिससे लाइट, कौन सी लाइट? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, पास करने के बाद वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को जो कंपाउंड रोटेट कर देता है इधर राइट और लेफ्ट, सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो लिख लेना यार, ये इजी इजी चीजें है, बाद में फिर आपको काम आएंगी। अब अगर इसका मैं लिख लिया क्या सबने? आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से समझो, एंजॉय करो, कोई केक एक नहीं काटना। आई मीन एंजॉय करो मतलब आराम से, टेंशन न लेते हुए। नहीं आ रहा तो समझो मैं ऑलरेडी बहुत स्लो करके पढ़ा रहा हूँ, आराम से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, इजी इजी, ताकि आपको समझ में आ जाए इस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझना हमारी मेन यहाँ पे अभी क्या है, मेन मकसद है हमारा। अब ये कोई कोई बदमाश बोल रहा है सर मकसद क्या होता है? चलिए, ओके, तो लिख लिया होगा। तो हम यहाँ पे कायरल कार्बन, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जहां पना दूसरी ग्रेट हो बोलते हैं ना, तो वैसे ही है, मतलब ग्रेट है ये कार्बन क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसको थोड़ा सा हम कुछ अलग उससे दिखाना चाहते हैं, ये इस तरह से। ये आपने इसको जैसे अपन जीआई में सेंटर लगा देते ना, गोला बना देते थे, याद है? इसको क्या बोलेंगे? एस्टेरिक, एस्टेरिक साइन बोलेंगे, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? एस्टेरिक कार्बन। कोई मतलब वो कायरल कार्बन है ऐसा। अच्छा चलो, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मिरर, ये क्या लगा लिया मैंने? मिरर। अब ये मिरर में दिखता है, तो कैसा होगा मिरर में, जरा बताए सर? मिरर में ये दिखता है, कैसा होगा? देखो, गौर से देखो, इसका मिरर इमेज मतलब ये एक स्टिकर है, स्टिकर को पलट दो, ये ऐसा स्टिकर है, हाथ, ये हाथ नहीं स्टिकर है ठाकुर। इसको कल भी एक ऐसा ही डायलॉग आया था, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, आज ये हाथ नहीं स्टिकर है। इसको उल्टा कर दो बेटा, देखो ये ऐसा है, ऐसा उल्टा कर दो, ऐसा आएगा ना। देखो ये अंगूठा देखो, ये अंगूठा इधर था, अब इधर पे अंगूठा उधर है, मतलब एकदम, जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा, अभी उल्टा किसने बोला सर? ऐसा नहीं समझते अपने को, थोड़ा अलग वैसे बताओ, बहुत मार पड़ेगी बेटा। ये ले, ये CH3 वाला साइट है, ऐसा कर दिया तो CH3 कहाँ आने वाला? इधर आने वाला है। तो चलिए बेटा, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये वाला पूरा ऐसा आएगा। तो BR में इधर ले लो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, ऐसा, और ये CH3 इधर चला जाएगा। हाँ, Cl मतलब बेटा ये किधर जाएगा? ये सर इधर आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इफ नॉट एग्जैक्टली सेम देन इट्स ओके, बट दिस इज द मिरर इमेज। अच्छा, बात पते की है, बहुत 100% बात पते की है, आराम से समझते हैं। तो अब ये मिरर इमेज, यहीं से तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट समझ जाएगा। आई नो यू विल गेट इट अल्टीमेटली। तो ये अपना मिरर था जो टूट गया, क्योंकि
चेहरा ही ऐसा था यार, चकनाचूर हो गया। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर ये दो पोस्टर है, मतलब दो पोस्टर मतलब एक ये हाथ है, इसका ये ऐसा छाप है, तो दो इसको मैं इसमें लेके गया, ये पोस्टर है, इसको इसमें चिपका दिया, क्या ये फिट बैठेगा? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं। पहला चीज आ गई नॉन सुपर इम्पोजेबल। पहली चीज अपने को इससे क्या बन गई? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर, मिरर इमेजेस। ये पहली क्या है कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अच्छा सर, मतलब ये एक दूसरे में फिट नहीं बैठते हैं जब चिपकाते हैं तो। सर ये फिट क्या होता है? ये होता है बेटा, इसका ये एच, इसका मिरर इमेज है, इसको और इसको आप फिट बिठा सकते हो। यस, ये कायरलिटी कब आती है? कल भी हमने बता दिया, कायरलिटी जब भी होगी तब असिमेट्री होगी, दैट्स ऑल। असिमेट्री है कि नहीं? ये असिमेट्री मतलब बिल्कुल अलग है सब ग्रुप। पैरेललिटी मतलब असिमेट्री, ये याद रखो, जिसको बहुत टेंशन होता है। सिमेट्री नहीं चाहिए, असिमेट्री चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज ये मिल गया। अब ये दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं बोलो? कैसे पता चला? असिमेट्री, कायरलिटी, इससे ये दूसरा पॉइंट भी अपने को पता चल गया। फिर उसके बाद रोटेशन, कितने डिग्री से रोटेट कर रहे हैं रे? तो राशन समझ रहा हो, रोटेशन है रे, अरे रोटेशन कितना है बेटा? 180। बट क्या आपको दिख रहा है? डायरेक्शन इज अपोजिट। मतलब देखो, देखो, ये CH3 सपोज यहाँ है, मैंने इसको क्या कर दिया, ये इसको मैंने एकदम इसका अपोजिट ला लिया। मतलब मैंने क्या कर दिया, 180 से रोटेट कर दिया ना। क्या कर दिया इसको? 180 से रोटेट। कोई भी बताएगा 180 से रोटेट हुआ है यार, बट डायरेक्शन दोनों का, रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब ये कैसे पता करें कि दोनों सेम एंगल से रोटेट कर रहे हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन? यार ऑब्वियसली है ना, इससे ये बना, इससे ये बना, देखो फिर से, इससे ये बना, इससे ये बना। हाँ, ये हाथ का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। ये CH3 इधर था, तो इसको मैं रोटेट कैसा कर रहा हूं? ये ऐसा 180 से। अब इसको रोटेट कैसा कर रहा हूं? 180 से। देखो ये ये कहाँ की तरफ आ रहा है? ये क्लॉकवाइज आ रहा है, और ये कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे मेरे भाई समझ में तो आ गया, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये Cl को पकड़ लेते हैं, ये Cl है बेटा इधर, तो Cl उधर कहाँ है? उधर, तो कैसे रोटेट हुआ होगा? ऐसा। और वो Cl ऐसा, तो कैसे रोटेट हुआ होगा? ऐसा। वेरी गुड आकांक्ष। तो यार ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? रोटेट। ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, रोटेशन 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को जो ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, and they rotate the plane polarized light through the same angle but opposite in direction है, तो हम बोलेंगे ये इनैंसियोमर है।
मिरर की स्पेलिंग कुछ गलत लग रही थी, क्या होती मिरर की स्पेलिंग? मिरर, वही तो लग रहा है मुझे, सही तो थी ना? एक ई नहीं था, ओके, इसलिए ये कुछ अलग लग रहा था। नाउ गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। एक ई एक्स्ट्रा लिखा था ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ तो गलत है। नो ठीक है, तो फिर से देखो, मैं अगर अभी ऐसा सीधा सीधा बोलूं, इनएंशियोमर्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, मैं डेफिनेशन नहीं लिखाना चाहता क्योंकि समझना जरूरी है, डेफिनेशन कोई पूछने वाला नहीं। तो enantiomers are the optically active compounds which are non-superimposable mirror images of each other. They rotate the plane of plane polarized light through the same angle but opposite in direction. Such compounds are known as such compound। अरे यार तू क्या पूछ रहा है अभिषेक पांडे? उसकी क्या स्पेलिंग है? किसकी स्पेलिंग? उसकी मतलब यूएस की आई, उसकी किसकी स्पेलिंग चाहिए तेरे को? अरे इनएंशियोमर, अच्छा उसकी पूछ रहा है तू यार। कोई कुछ भी समझ लेगा ना, तू अच्छे से बोलना। उसकी, इनैन, इनैन, इनएंशियोमर, इनएंशियोमर। अब तो आ गया होगा, इनएंशियोमर्स होते। अगर इनएंशियोमर्स होते, इट इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ये इतना लिख लो, आपको ये काम आएगा। तो मिरर इमेज क्लियर है? यस जुमरे, वेरी गुड, फॉर्म में चल रहा है यस जुमरे। बिल्कुल। तो एक और एग्जांपल मैं यस जुमरे के लिए यहाँ पे बना के देता हूँ, देखते हैं यस जुमरे बताएगा ये क्या होता है। बहुत पढ़ता रे बाबा ये भी, लेकिन गलतियां हमेशा करता है। क्योंकि गलतियां इसीलिए करता है, हड़बड़ी होती है इसको, बहुत हड़बड़ी है रे बाबा। उस दिन एग्जाम में तो बोलता सर ये क्वेश्चन ही गलत है। अब यार कौन समझा इसको, क्वेश्चन ही गलत बोल रहा था। तो इसका मैं मिरर इमेज बना के देखता हूँ। ठीक, सर साइड, प्राची, सर साइड, साइड ही तो हूँ यार, इतना तो साइड। तो इसका मिरर इमेज बना डालू। रुको सर, रुको रुको, है ना? यार अभी समझ गया, ये सीएल इधर साइड है, इसको इधर आ जाने दो। तो समझ गया। अब एग्जैक्टली मैं सेम स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा, बट एक समझने के लिए आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यार ये दोनों से रोटेट कर रहे हैं। तो क्या ये एनांशियोमर्स है? जानने के लिए क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो गौर से देखिए, ये और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है क्या? मतलब ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। एक को आप वहां से उठाओ तो इसको इधर चिपकाओ तो नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। मतलब क्या है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब आप बात आती है कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, या अपन कायरलिटी के ऊपर जाते हैं। कायरलिटी है क्या बताओ? कायरल कार्बन है क्या इसमें?
वो जानने के लिए कार्बन की तरफ देखो आप, ये कार्बन, एक कार्बन, इसको एक ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, तो भाई साहब है कायरल। कायरलिटी आपको श्योरिटी देगी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट माइंड इट कि एक कायरल कार्बन हो तो आप 100% निश्चिंत रहोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। उसके लिए हम सहायता लेंगे किसका? एक तो ठाकुर, गब्बर, जय और बीरू, ये चार चीजों की हम वहां पे मदद लेंगे। मतलब हमको जो 3D स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। उसके लिए अपने को क्या क्या लगेगा? वेज और डैश, ठीक, वेज और डैश। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिर उसके बाद न्यूमैन, एंड उसके बाद आपको वो जो सोहर्स स्ट्रक्चर है, यस, तो ये सब पूरा चार चीज आपको समझना पड़ेगा, तब जाके हाँ ये सोहर्स एंडिरॉन। चलिए, तो आपको ये समझ गया। अब यहाँ पे बहुत ही एक नहले पे दहला अपन बोलेंगे कि इसी में एक चीज और हम समझने की कोशिश करें। तो बड़ी मुश्किल से ये और ये दोनों इनहेंसियोमर्स निकले। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से थोड़ा थोड़ा हम वो कंपाउंड में से थोड़ा थोड़ा चीज मिक्स करते, मिक्स कर, मिक्स, क्या मिक्स कर रहे हैं? D+L। सर ये D+L क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि सुबह सुबह आपने स्टेयरिंग पकड़ने के लिए बोला था, अभी ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो। नहीं रे बाबा, अगर ये जो रोटेट हो रहा था, ये अगर सपोज तुमने मान लिया कि ये इसका प्लेन रोटेट हो रहा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था राइट की तरफ क्लॉकवाइज, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? लीवो रोटेटरी। तुमने ये नहीं माना, तुमने माना कि ये लीवो रोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो जो तुम मान लो वो ये है, तो इसलिए इन थोड़ा सा डी ले लिया और थोड़ा सा एल ले लिया, दोनों को क्या कर दिया? मिक्स। ये डी और एल क्या है? ये कंपाउंड है। मतलब एक एक बर्तन में पानी है और दूसरे में क्या है? नींबू पानी है। दोनों में पानी है, बट एक में पानी है, दूसरे में नींबू पानी। तो हमने क्या करे, वो पानी वाले बर्तन में से थोड़ा सा एक ढक्कन क्या किया, एक ढक्कन लिया, और यहाँ से भी एक ढक्कन लिया, और दोनों को इक्वल मात्रा में मिक्स किया। बट क्या बोलेंगे अपन? इक्वल मात्रा में, इक्विमोलर मिक्सचर बोलेंगे। इक्वल मात्रा में हम मिलाना चाहते हैं। तो क्या चमत्कार दिखेगा आपको जब हमने ये और ये दोनों समान मात्रा में मिलाया, तो हमको क्या मिलता है? एक कंपाउंड तो मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। वो कंपाउंड अपने को क्या मिलता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब आपने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन कर रहा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और आपने बोल दिया कि ये लीवो रोटेटरी है बेटा, तुम आप इन दोनों में से इक्विमोलर मिक्सचर को मिक्स कर रहे हो। एक्चुअली ये दोनों ओरिजिनली क्या थे? ऑप्टिकली एक्टिव थे, बट उनका जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है।
ऐसे मिक्सचर को जो बना है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर, जो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर से बना है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा? रेसमिक मिक्सचर, या कोई कोई उसको प्यार से रेसमिक्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोई प्यार से बोलेगा रेसमिक्स। समझना जरूरी है यार तुमको। अब आप बोलोगे सर ये डी और एल को मिलाया तो ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो आया, ऐसा कैसे? ड्राइविंग सही नहीं की होगी। देखो देखो सिचुएशन समझो यार, तुम ड्राइविंग क्यों, पहले देखो, पहले तो डी मतलब राइट की तरफ घूम रहा था, एल लेफ्ट की तरफ भी घूम रहा था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? देखो मेरी बात समझो, ये राइट से जितनी घुमा रहे हो लेफ्ट से उतना ही घुमा रहे हो। ऐसे में क्या हुआ होगा, कोई बता सकता है? देखो फिर से, तुम क्या कर रहे हो? राइट की तरफ जितना घुमा रहे हो उतना ही लेफ्ट की तरफ भी घुमा रहे हो, तो क्या स्टेयरिंग घूमेगा? ये आज का बड़ा सवाल। तुम समझ जाओगे, जिगजैग की बात ही नहीं है। आप साइंस में आओ, स्टेबल होगा वो। यस, तुम जितना इधर की तरफ घुमा रहे हो उतना ही इधर की तरफ भी घुमा रहे हो तो घूमेगा कुछ नहीं, सिर्फ वो जो तुमको ड्राइविंग सिखा रहा है उसका दिमाग घूमेगा। नो रोटेशन, यस, यही चाहिए था मेरे को। कोई रोटेशन होगा ही नहीं, यही तो है। एक इधर की तरफ घुमा रहा है, एक इधर की तरफ घुमा रहा है, कैंसल हो जाएगा ना, एक दूसरे को वो क्या करेंगे बेटा? कैंसल। मतलब ये अल्टीमेटली रोटेट ही नहीं होगा। अच्छा, रोटेट ही नहीं होगा तो फिर काय का वो ऑप्टिकली एक्टिव, वो तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो चीज मैंने समझाई इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपनसेशन। कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन कोई बड़ा वर्ड नहीं है। मतलब यार एक एक राइट की तरफ घुमा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ घुमा रहा है, बाह्य फोर्स लग रहे, बाहर के फोर्स। मतलब एक्सटर्नल मींस बाह्य फोर्स लग रहे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाद में इंटरनल भी बताऊंगा। अभी ये टाइप क्या हो गया? एक्सटर्नली वो कंपेंसेट हो गए, तब जाके ये जो मिक्सचर है ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यार समझ में आ रहा क्या? तो इसको रेसमिक और रेसमेट बोलते हैं, और प्यार से इनको डीएल साथ में लिख देते हैं। या कोई और ज्यादा प्यार से लिखता है तो प्लस माइनस, क्योंकि जो डी होता है उसको प्लस बोलते हैं, जो एल होता है उसको माइनस। तो प्लस माइनस एक साथ आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जरूरी नहीं है। रूट्स की वैल्यू तुम प्लस माइनस कर रहे हो तो ये रेसमिक मिक्सचर में भी होता है, सिर्फ मैथ्स में नहीं होता। कहाँ पे भी होता है प्लस माइनस? रेसमिक्स में या रेसमिक मिक्सचर में होता है। समझ में आ रहा बेटा? समझ में आ रहा है सबको? आराम से चलेंगे, साथ चलते रहो। वैभव वेरी गुड बेटा, वैभव आजकल रेगुलर है। मतलब वैभव को अभी समझ में आ गया कि ये नोमेनक्लेचर नहीं है, अभी अपने को धीरे 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 टॉपिक
थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मिलते जाएंगे। सबसे अच्छी एक ही चीज हो सकती है आपके साथ कि वो आप रेगुलर क्लास करो। जिसने रेगुलर क्लास किया, मैं मानता हूं कि वो आखिरी तक बहुत कुछ सीखेगा। तो अब अपन कुछ प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वो ऑब्वियसली 4 टाइप के प्रोजेक्शन अपने को सीखने। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रक्चर किसी को बनाने का कॉन्फ़िगरेशन, इसको अपन प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला अपन बात करेंगे वेज डैश। मतलब वेज डैश प्रोजेक्शन तो मैंने लगा दिया, तो वेज डैश प्रोजेक्शन। तो इसको कैसे क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डैश से आपको याद रखना है कि डैश ऐसा बॉन्ड बनेगा। वेज से आपको याद रखना है ऐसा बनेगा। यार इतना तो मैंने पहले ही समझा चुका था आपको बहुत पहले। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वेज और डैश क्या होता है। तो हमारा एक फेवरेट यहाँ पे क्या है, एक स्नेक है। स्नेक तुमको काटने आ रहा है, डसने आ रहा है। सिर्फ डसने ही आ रहा है। हाँ? तो तुम कहाँ जाओगे? पीछे की तरफ जाओ। तो जैसे ही तुमने डैश सुना बेटा, तो जाओगे पीछे की तरफ, बैक साइड, बस। और तो ये वेज है, तो ये क्या आ जाएगा? फ्रंट साइड। तो अभी आप कर लो डिसाइड। डैश बैक साइड, तो वेज फ्रंट साइड। मतलब ये समझ लो कि ये कार्बन है, सपोज एक चीज है कार्बन, इसके अंदर उधर साइड दीवार के अंदर कोई चीज जा रही है, कोई एक बॉन्ड जा रहा है, तो वो कौन सा होगा बेटा? पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब डैश बना देंगे। ये पीछे की तरफ जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हाथ है, ये मैंने पीछे की तरफ, ये प्लेन से बाहर जा रहा है, वो देखो पीछे की तरफ गया। ये नहीं दिख रहा चलो तुम, लेकिन ऐसे तो दिख रहा है कि ये पीछे की तरफ ऐसा गया हुआ है। ठीक है, ये पीछे की तरफ गया। तो वैसे ही ये प्लेन है ना? ये प्लेन है तुम्हारा, ये जो हाथ में तुम लिख पा रहे हो ना, दैट इज प्लेन। अगर आपने प्लेन के बाहर में कोई चीज, प्लेन के अंदर की तरफ, इट द बॉन्ड और द मार्कर इज गोइंग इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो वो हमेशा क्या कहलाता है? वो डैश कहलाता है। एंड द बॉन्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से जो बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, तो वो होता है वेज। और दो नमूने कहीं पे भी घूमते हैं प्लेन में, दो नमूने कहीं पे भी ऐसे इधर उधर घूमेंगे। आप समझ रहे हो यार? समझ रहे हो? ये दो जो नमूने है, बॉन्ड है, ये प्लेन में ही है। आप गौर से देखो प्लेन क्या है, आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, जो हाथ है, अरे रे 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 रे, जो हाथ है वो प्लेन है। ठीक है, जो हाथ है वो प्लेन है। मान रहे हो कि नहीं? अरे बाबा इब्राहिम, मैं बात, अबरार, देखो जरा यार, देखो ध्यान से सुनो। चलिए और एक एग्जांपल, 3 बार समझाया, समझ में आ गया, 3 बार समझा मैं आ गया। अच्छा, तो चलिए ऐसे करते हैं आपको। अच्छा ये एक बताओ, चलो मैं दूसरा वैसे समझाने की कोशिश करूंगा। कितने लोगों को ये वेज और डैश नहीं समझता है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ।
जल्दी 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 बताइए मेरे को कि कितने लोगों को नहीं समझ में आता है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, कितने लोगों को नहीं समझ में आता है। श्रुति चिकनकर समझता है सिर्फ स्नैप क्लास। तो पीछे जाओ। म्यूट आता सर, मुझे आता सर, समझता सर। कृष्ण बावने समझता है सर। सभी लोग तो समझ, कुछ लोग जो नए नए लोग हैं वो करिश्मा, अरे इसका नाम तो करिश्मा है। हम कृष्णा बोलते थे, कृष्णा जब था तो करिश्मा बोलते थे, क्या करिश्मा हो गया यार। तो आपको समझाने के लिए तो हम जो पुराने बच्चे हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे, जो नए हैं अच्छा ठीक है। तो आप अपना चेहरा, ये जो चेहरा ना गाल है, जो गाल, इस पे क्या करो, जो चिमटी रहती है ना चिमटी, एक इधर चिपका दो एक इधर चिपका दो। मान रहे हो कि नहीं। चिमटी चिमटी अभी नहीं मिलेगी मेरे को यहाँ पे, चिमटी नहीं, क्या कपड़े वपड़े वो ऐसे लगा दे बेटा, ऐसे इधर एक इधर लगा दे एक इधर लगा दे। तो तू क्या बोलेगा, ये जो गाल है पूरा फेस है जो, ये एक प्लेन है तेरा, तो उस प्लेन में कितने चिमटी लगाए तूने, प्लेन में कितने चिमटी है, दो है। बात समझ में आ रही, दो चिमटी तूने प्लेन में लगाए। हाँ सर। अब क्या कर, एक डिवाइडर ले, डिवाइडर से क्या कर, एक डिवाइडर गाल के अंदर से ऐसे कर। तो ये वाला जो डिवाइडर है कहाँ जा रहा है, प्लेन के, कहाँ जा रहा है बेटा, प्लेन के अंदर जा रहा है। और ये वाला ऐसे करके ऐसे निकाल ले, ये कहाँ आ रहा है बेटा, प्लेन से आ रहा है। अरे प्राची ऐसा नहीं करना है, सिर्फ समझना है। एक प्लेन देखो, एक प्लेन के अंदर जा रहा है और एक प्लेन से आ रहा है। एक बॉन्ड गोइंग इनटू द प्लेन और दूसरा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, एंड द टू बॉन्ड्स आर इन द प्लेन। अब कोई भूलेगा इसमें, खल्लास। भूलेगा क्या, नहीं भूलता। तो तब यहाँ पे आराम से लिखा मैंने, ये बैक साइड की तरफ जा रहा है, ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर चला गया, खीला लिया तूने बेटा, इधर ठोक दिया, तो यहाँ से अंदर की तरफ चला गया तो उसको बोलते हैं डैश। और वहां से भी, वहां से भी कोई बड़ा कीला तेरी तरफ क्या कर रहा है, उस दीवार से इधर की तरफ आ रहा है, तो एक ऐसा आ गया कीला और एक तूने ऐसा, तो वो उसकी तरफ जो गया वो है डैश, और जो हमारी तरफ आया वो है वेज। और एक हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी लगा दे, कहीं पे भी लगा दे, तो दिस इज द सेम प्लेन, कहीं पे भी लगा दे, देख तो ये कहीं पे भी वो दो पॉइंट को लगा दे तो सेम प्लेन रहेगा। नाउ ये समझने के बाद अच्छी चीज ये हो जाएगी कि आपको प्लेन की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मार्कर घूमोगे और चल गया समझाने के चक्कर में। हाँ चलिए, तो नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर वही मैंने कार्बन की बात की थी अभी, तो आप कैसे भी बना लो अपने मन से। तो ये हम क्या बना देते हैं, ये हम क्या बना देते हैं, डायमंड क्लियर। वेरी गुड। तो ये ऐसे बॉन्ड, ये दो सेम एक ही प्लेन में है ऐसा दिखा रहा है ना, एंड ये दोनों अलग अलग प्लेन, सेम प्लेन और अलग अलग प्लेन, यू गॉट इट। तो ये डैश है बेटा, ये वेज है, ये सेम प्लेन में है। तो ये होता है वेज डैश प्रोजेक्शन, ये होता है वेज और डैश प्रोजेक्शन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबने लिख लिया बेटा। सेकंड, पुरुषोत्तम भेंडे। सेकंड अपन बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन ले लो, फिशर प्रोजेक्शन, ये इसमें सी आएगा, नाम से क्या मतलब है फिशर, इसको शॉर्टकट में एफपी भी बोलते हैं, एफपी, फिशर प्रोजेक्शन। मतलब मछली का बड़ा शौक होगा इसका मतलब, इसको है कि नहीं, इसको क्या होगा, मछली का बहुत शौक हो। तो ये ऊपर वाला मिटा दूं क्या मैं, चलिए तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, मिटा दूं, तो लिखते भी जाना है, नोट्स भी बनाओ मस्त जबरदस्त। तो ये हेडिंग नीचे होगी और इसके बारे में लिखेंगे ऊपर। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि कायरल, ध्यान दो, कायरल कार्बन इज represented by vertical and horizontal line। पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मतलब ये देखो, ये और ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं कार्बन, कायरल कार्बन। अब ये क्या है, कुछ भी ले लो आप, इट डजेंट मैटर। सपोज हमने यहाँ पे OS ले लिया या H ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, यहाँ CHO ले लिया, यहाँ CH2OH ले लिया। सपोज अभी इसके घबराना नहीं, सिर्फ अपन डॉट एंड क्रॉस ये एक चीज सीख रहे। क्या सीख रहे हैं, डॉट एंड क्रॉस सीखना चाहते हैं, इसके लिए ये एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सर इस तरह से इतना मत डराओ, कुछ अच्छा सा एग्जांपल हमको समझाओ। और अब ये होता है, ये मैं इसको ही चुरा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इस बंदे ने क्या किया, कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट किया। मतलब एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर नीचे क्या है, टेंशन न। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, CH3CH, इसको एक Br, इसको एक Cl, तो इसका स्टाइल देखो जरा, इसका स्टाइल देखो, ये तो अपना स्टाइल था लिखने का, इसने क्या कर दिया, इसको लॉन्ग चेन कौन सी है ये। तो मतलब जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कर देना इसने, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। बस ये चीज समझना है। तो ये CH3 इसने ले लिया, यहाँ पे सपोज ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। देखो ये दूसरा कार्बन है, इसको एक बॉन्ड H लगा है, इसको Cl लगा है, इसको Br लगा है। क्या फर्क पड़ा यार, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये वैसे देखना है, देखो ये CS, ये कार्बन को H लगा है, Cl लगा है, Br लगा है, CH3, तो आप लोग ये कायरल कार्बन है कि नहीं, है कि नहीं, कायरल कार्बन वैसे है ना ये। तो यहाँ यही चीज हमने ऐसा बना दिया, तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा क्या, होगा ना बाबा, होगा कि नहीं। तो यही इसका तरीका है, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में खींच देता है। जो लॉन्ग चेन है, कार्बन की लॉन्ग चेन, वो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल में जो साइड वाले लगे रहते हैं वो वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको इसको हम 3D में कैसे बनाएंगे, मेरी बात गौर से सुनना है आपको, कि जो ये साइड में लगे होंगे, जो साइड में लगे होंगे वो हमेशा हमेशा ऐसा बना देना। देखो ड्राइंग, मतलब सर, आप समझ जा सर, मतलब जो साइड में लगे रहेंगे, जो मेन चेन में नहीं है, चेन से जो अलग रहेंगे,
वो डैश में या वेज में किस में आएंगे? सर हम ड्राइंग ऐसा याद रहेगा अपने को, ये इसको ऐसे ही बना दो। हाँ सर, ये मतलब ये क्या हो गया छोटू? ये क्या हो गया छोटू? ये हो गया वेज। ये क्या हो गया? वेज। तो सर इसका मतलब हम समझ चुके हैं, ये हमेशा ये हमेशा कहाँ रहेंगे? डैश। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? तो जो फिशर प्रोजेक्शन में लॉन्ग चेन है वो वर्टिकल होगा, एंड जो साइड में लगे हैं वो हमेशा, अब आदत बना लो, हमेशा क्या करोगे, ऐसा डार्क, मतलब ये जो लाइन है ना, आप समझो मेरी बात को, ये लाइन है ना, इसको आप ऐसा ड्राइंग करने की मतलब लेफ्ट राइट ऐसा ड्राइंग बनाने की आदत डाल, मतलब आपको इससे समझ में आएगा कि ये वाले क्या रहते हैं, वेज, और ऊपर वाले क्या रहते हैं, डैश। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं, लेकिन जेडब्ल्यू में कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते, वो इसी को थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है जिसमें वर्टिकल लाइन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होगी, उसको अपन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। ये जो तरीका है, ये इसका करेक्ट तरीका है। एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से दे देता है, जैसे ये वाला क्या कर देता, ये वाला इधर, ठीक, एग्जाम में ऐसा देता है, तो फिर आप गड़बड़ करते हो। क्या करते हो गड़बड़? कार्बन की चेन हमको जो वर्टिकल वाली है वो ही चाहिए ना, जो वर्टिकल वाली है वो चाहिए। ये करेक्ट फॉर्म है क्या? ये करेक्ट फॉर्म है क्या बेटा? नहीं, ये करेक्ट फॉर्म नहीं है। तो ये हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज। तो इसको करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कुछ, करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब मेरा एक करेक्ट फॉर्म है, मैं 1 2 गिनती कर सकता हूँ, यस, 1 2 गिनती कर सकता हूँ। फिर हम इधर पे इसका नोमेनक्लेचर अभी थोड़ी कल पढ़ेंगे अपन, RS कॉन्फ़िगरेशन। अभी टाइम भी हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब ये आया है तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये कार्बन है, इसको 4 अलग अलग ग्रुप है, CIP रूल लगाना है बस, तो आप समझ जाओगे। सर CIP रूल, कॉन इनगोल्ड प्रीलॉन्ग, अरे वो तो आता है सर, आपने बताया है। यस, तो ये कायरल कार्बन है, इसको कार्बन जुड़ा, इसको Br जुड़ा, इसको H जुड़ा, इसको Cl जुड़ा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी सर? इस Br को। फिर दूसरी CH Cl को। तीसरा सर ये रहा कार्बन। चौथा ये तो पूछेंगे नहीं हम। अच्छा बेटा, कैसे घूम रहा है ये? सर ये 1 2 3, मतलब 4 तो हमको आखिरी है, उसको गिनेंगे नहीं, उसको छोड़ दो आप पहले। तो ये देखो 1 से 3 नहीं जा सकते, आप मेरी बात समझो, गिनती समझो आप। 1 से ऐसा क्यों नहीं लिखे गए, 1 3 आ रहा है इधर इसके बाजू में, तो ये 1 से
ऐसा जाएंगे कि फोर्थ वाला लोएस्ट प्रायोरिटी है, उसको तवज्जो या भाव मत दो। ये इसको ऐसा लेके गए तो ये Cl आ रहा है यहाँ सेकंड पे, ये थर्ड। तो ये कौन सा क्लॉकवाइज हो गया बेटा? ये क्लॉकवाइज हो गया, मतलब कौन सा क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आर। क्या बोलते हैं? आर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आर। तो इसका आर है, बट ये जो हमने बनाया ये तो अपने मन से बनाया, ये जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका उल्टा, क्योंकि ये हमने इंटरचेंज करके बनाया था। इसलिए जब भी हम फॉल्स फिशर प्रोजेक्शन दिया हो, उसको हम पहले करेक्ट बनाएंगे, और जो भी करेक्ट वाले का आता हो उसका अपोजिट जो एग्जाम में दिया है वो। अब और एक रूल है, मैं बता दूं, कभी कभी आपको ऐसा देते, कभी कभी ऐसा भी देते हैं छोटू। अब क्या करोगे सर, ये तो बहुत इजी हो गया, एक दो तीन, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन है, एकदम फुल कंसंट्रेशन से जाओ लिख के आते हो, लेकिन आंसर गलत होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? गिनती तो आपने आर क्लॉकवाइज किया, लेकिन ये जो आखिरी प्रायोरिटी है, चौथा वाला जो आखिरी वाला रहता है, उसकी पोजीशन भी देखना बहुत जरूरी है बाबा। अगर वो वर्टिकल पोजीशन पे है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वही साइड में आ गया ना, हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो तब भी आपको जो आ रहा है उसका अपोजिट करना पड़ता है। तो इसका मतलब मैंने एक इंडिकेशन दे दिया है कि आगे वाली जो क्लासेस लेक्चर इसके रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। इसलिए स्टे ट्यून, क्लास रेगुलर करते रहिए, आराम से